Welcome to Acme Classes Simply Economics, a one-point channel wherein all your queries relating to class 11th and 12th economics shall be resolved in the most simplistic of terms. ये 7 part की series है dealing with money, banking, government budget, fiscal, monetary policies and so on. This also includes excerpts from the Keynesian theory chapters relating to class 12th economics. So let's begin. ये video number 2 है on the 7-part series dealing with the concept of excess and deficient demand. Excess और deficient demand समझाने से पहले full employment का मतलब समझ लेते हैं. Full employment वो economic situation है, वो economic condition है, वो economic level of output है, जहां पर all those people who are willing and able to work get work. मतलब those who want to do job get a job. Such a situation is known as full employment situation. जो काम ही नहीं करना चाहते at a given wage rate, वो उनका और एम्प्लॉयमेंट ही नहीं ढूंढना चाह रहे तो उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं. So full employment is a situation in economics wherein all those who are willing and able to work at a given wage rate. At a given wage rate, all those people who are willing and able to work, get a job. Such a situation is known as full employment level. अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इम्प्लीकेशन क्या है? अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो आप आउटपुट इंक्रीज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज ऑल दोस पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, सबको काम मिला हुआ है. तो इन एसेंशियली आप आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते. आप रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड पे हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हो, ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड. आउटपुट बढ़ाने के लिए आप और आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, आप और रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते, बिकॉज सारी की सारी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रही हैं. एज अ रिजल्ट अब उस सिचुएशन में क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है या कम होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये स्टडी करने जा रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. अब AS एग्रीगेट सप्लाई कर्व है व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इन केन्सियन इकोनॉमिक्स. क्यों है इसका डिटेल्ड वीडियो आगे आने वाले टाइम में अपलोड किया जाएगा, देन यू कैन रिफर टू दैट फॉर व्हाई इट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. सो AS इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, AD1 is the aggregate demand curve, E is the point of equilibrium. E point पर aggregate demand is equal to aggregate supply. अब let this be a point of full employment equilibrium. मतलब सब आउटपुट जो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकती है वो प्रोड्यूस हो रही है, इससे ज्यादा प्रोड्यूस होने का कोई चांस ही नहीं है. सो अब इस लेवल के ऊपर अगर AD1 लेवल ऑफ डिमांड होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज सफिशिएंट सप्लाई कि जितनी डिमांड है उतनी पूरी कर दी जाए. जितना डिमांड है मार्केट में उतनी सप्लाई है, सबको सब कुछ मिल रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर डिमांड AD1 से AD2 हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए, कॉन्सिक्वेंटली अगर प्राइसेस बढ़ेंगी. क्यों? बिकॉज मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं, सप्लायर्स कम हैं. सप्लायर्स कम क्यों है, आउटपुट कम क्यों है? बिकॉज आउटपुट ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर प्रोड्यूस हो रही है. जैसे मैंने पहले बताया था कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रिसोर्सेज यूज हो रही हैं तो आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो इकोनॉमी की कैपेसिटी के हिसाब से. इससे ज्यादा आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते. तो उसके बावजूद जब AD1 AD2 के लेवल पे पहुंच जाए, डिमांड एक्सेस में हो जाए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बट कि प्राइसेस इंक्रीज होने का, क्योंकि आप सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते. अगर सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं कि उतने लेवल से जितनी डिमांड है तो प्राइसेस में तो कोई चेंज आता नहीं. फॉर एग्जांपल 80 ब्रेड्स की डिमांड है और 80 ब्रेड्स की सप्लाई है, प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट. बट जब सप्लाई ब्रेड की 80 या डिमांड 100 पहुंच जाए और ब्रेड की क्वांटिटी आप इंक्रीज ही नहीं कर सकते, सो बायर्स मार्केट में ज्यादा हैं, सेलर्स मार्केट में कम है, अवेलेबल क्वांटिटी फॉर सेल कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उससे निश्चित ही इफेक्ट ये आएगा कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी. एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन होगी. तो ये जो गैप रहेगा ये तो रहेगा बिटवीन टू डिमांड कर्व्स, और इस गैप के कारण ये जो एग्रीगेट डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिमांड से जब ज्यादा हो जाती है तो एक गैप क्रिएट होता है नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप. इट रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, प्राइसेस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, प्राइसेस विल हैव टू इंक्रीज रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन, बिकॉज हमारी जो डिमांड है वो इन एक्सेस है देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिमांड. हेंस इट इज कॉल्ड अ कांसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो सकती और फुल एम्प्लॉयमेंट पे ना होती तो हम जैसे ब्रेड
की डिमांड 80 से 100 गई और सप्लाई भी 80 से 100 पे चले जाती तो प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक से कॉन्सेप्ट से सोचें तो। बट हाउएवर ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। So excess demand refers to a situation where aggregate demand for output is more than full employment level of output. Due to the excess of aggregate demand, there exists a difference or a gap between the actual level of aggregate demand and the full employment level of demand. This difference is known as inflationary gap. To summarize, AD1 आपकी full employment level demand है, ये इतनी डिमांड है कि जितनी आपकी आउटपुट है इकोनॉमी में। AD2 उससे ज्यादा डिमांड है AD1 से, दैट मींस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा डिमांड है, और फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा आप आउटपुट कर नहीं सकते, और फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर ज्यादा आप आउटपुट कर नहीं सकते तो वो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। उससे एक ही इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस राइज होंगी। जो गैप एग्जिस्ट करता है इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप बिकॉज इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। Let AS be the aggregate supply curve and AD1 be the original demand curve, or demand for goods and services at full employment level. E is the full employment equilibrium level of output. मतलब जितना goods economy produce कर सकती है maximum उतना ही production कर रही है, जितनी resources employ हो सकते हैं वो fully employed हैं, और जितनी maximum output है वो सारी की सारी demand की जा रही है। As a result there is no change in prices. अब इस सिचुएशन के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे कोविड सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोविड-19। अब कोविड-19 इज एन परफेक्ट एग्जांपल। तो हमारी इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती बिफोर कोविड, जो कि नहीं है, बट अगर होती तो जितना गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होते उतनी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड भी हो रहे होते। अब ड्यू टू कोविड-19 पेसिमिज्म मार्केट में आ गया, लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया बिकॉज उनको अपने फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। उनको पता नहीं था कि उनकी जॉब्स रहेंगी नहीं रहेंगी, सैलरीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी। एज अ रिजल्ट मार्केट में पेसिमिज्म आ गया। पेसिमिज्म आने के कारण उन्होंने पैसे खर्चने कम कर दिए, जिससे डिमांड गिर गई। सो अगर AD1 से डिमांड गिरकर AD2 पे आ जाती है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में वो ज्यादा है, डिमांड कम हो गई। डिमांड पहले से कम हो गई, पहले डिमांड थी OY, अब डिमांड होगी OY'। तो जो डिमांड कर्व है हैज फॉलन बिलो द डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम। एज अ रिजल्ट सेलर्स मार्केट में ज्यादा हैं, बायर्स मार्केट में कम हैं। अब इसका एक ही इफेक्ट हो सकता है, अगर सेलर्स अपने गुड्स बेचना चाहते हैं तो उनको अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, और प्राइसेस कम करने का मतलब होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट डिफ्लेशन। इसलिए इन दोनों डिमांड कर्व्स के बीच में जो गैप है इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। नाइदर इन्फ्लेशनरी गैप लॉन्ग टर्म अच्छा है इकोनॉमी के लिए, नाइदर डिफ्लेशनरी गैप। तो इन दोनों को करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, ये नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं। सो डिफ्लेशनरी गैप अच्छा क्यों नहीं है? जैसे अगर आप वीडियो 1 देखा होगा आपने, डिफ्लेशनरी गैप लीड्स टू फॉल इन प्राइसेस, फॉल इन प्राइसेस लीड्स टू फॉल इन profits, fall in profits lead to unemployment, unemployment leads to fall in income leads to decrease in money supply in the economy, decrease in money supply leads to fall in disposable income further leads to fall in aggregate demand, और ऐसे करते करते आप रिसेशन से डिप्रेशन में घुस जाएंगे, और एक बार डिप्रेशन स्टार्ट हो गया तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है, इफ नॉट इम्पॉसिबल। It is also called the recessionary gap, the difference between the equilibrium level of national output in a nation and the full employment level of output when the nation is in a demand deficient recession. This is called deflationary gap because it results in the fall in prices. अब ये details हैं of the 7 videos इस series की. This is video number 2 relating to the problems of excess and deficient demand. Video number 3, 4 and 6 डील विद फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और ये डील करती हैं कि आप एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने डिस्कस किया एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है, अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे वो है उसका डीलिंग है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, उसका रिलेशनशिप है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। तो वो आप आगे नेक्स्ट फ्यू पार्ट्स में आप देख सकते हैं। With this we come to an end. If you like what we share,
Please do like, subscribe, share, comment and press the bell icon. Thank you and have a nice day. Good luck.